तो दो बॉडीज अगर टच में है, पहली बात। दूसरी बात, उनके अंदर रिलेटिव मोशन टेंडेंसी है। अगर टच में है, रिलेटिव मोशन टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन लगेगा। यानी अगर मैं कह दूं कि एक 5 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर एक 2 किलोग्राम की बॉडी रखी है, ऐसे रख के हम चले गए, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जवाब है कि अभी कोई रिलेटिव मोशन टेंडेंसी नहीं है। ये दोनों टच में है मगर कोई रिलेटिव मोशन टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर सोचो यार, इसमें मैं एक फोर्स आगे लगा दूं और इसमें एक पीछे लगा दूं, या चलो इसमें ना लगाऊं, तो बता यार 2 किलोग्राम ब्लॉक 5 किलोग्राम से आगे निकल जाना चाहता है क्योंकि उसके अंदर अब फोर्स है। बात समझ रहा है? माइक। दो किलोग्राम वाले में फोर्स है और 5 किलोग्राम वाला रुका रहना चाहता है क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं है। तो अब क्या होगा यार कि ये सरफेस नीचे वाली सरफेस के मुकाबले जल्दी में है। ये सरफेस रुकी रहना चाहती है और ऊपर वाली सरफेस जल्दी में है। तो फ्रिक्शन का नेचर है कि वो नहीं चाहता कि दो अलग अलग चलें। फ्रिक्शन का नेचर है कि दोनों, वो चाहता है कि साथ चलें। तो वो कोशिश करता है, कई बार चला पाता है, कई बार नहीं चला पाता है ना? तो बता यार 2 kg में फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे, क्योंकि वो आगे जाना चाहता है ना? और 5 kg फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे, क्योंकि वो रुके रहना चाहता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक बंधन की बात करी थी, धागे का बंधन। वो है यार इंडियन मैरिज। दैट इज की मतलब चलना ही है, साथ चलना ही है। और ये थोड़ा अमेरिकन वाली है कि एक हद तक चल सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो फ्रिक्शन का नेचर ऐसा ही है यार कि अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर इसने कोशिश करी तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो फ्रिक्शन एक लिमिट तक लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है। तो बात आती है यार फ्रिक्शन क्यों आता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? क्या है? तो यार पहला कॉज तो यही है कि हम कितनी भी परफेक्ट बॉडीज देखें, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो बॉडी कैसे परफेक्ट हो सकती है? तो अगर मैं इसी को जूम लेवल पे देखूं तो कुछ और नजर आएगा। हाँ, और यही राज खुल जाता है शादी के बाद कि इतना परफेक्ट भी नहीं है। और उस चक्कर में और उस चक्कर में फिर फ्रिक्शन की शुरुआत होती। यानी अगर इसको फोर्स आगे लगा है तो ये रफनेस जो इसकी है वो इसके साथ आगे जाना चाहती है और इसकी रफनेस रुके रहना चाहती है। तो इसकी रफनेस इसकी रफनेस के साथ फंसी हुई है, इंटरलॉकिंग टाइप की चीज है, इंटरलॉकिंग टाइप की चीज है। तो जब ये जल्दी में होगा तो क्या यहां जहां जहां से कांटेक्ट बना हुआ है वहां से कुछ नॉर्मल एक्शन जैसी चीजें मिलेंगी। देखो यार ऐसा कुछ है ना, ये जो फोर्सेस होंगे ना टच वाले, ऐसे ये जगह जगह से मिलना शुरू हो जाएंगे। जब रखा था, यानी अगर कोई बॉडी केवल रखी है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो ये वेक्टर तब भी लगते होंगे, जगह जगह जहां रफनेस है ये वेक्टर तब भी लगते होंगे। लेकिन इन सारे वेक्टर का नेट पता है कहां आता होगा? ऊपर। कैसे गारंटी से कह सकते हैं ऊपर आता होगा? क्यों? क्योंकि यार इस ब्लॉक का वेट कहां लगा हुआ है? नीचे, है ना? और बॉडी रुकी है, और बॉडी रुकी है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर बॉडी रुकी है तो जितना नीचे होगा, और वो लगा कहां से? तो यार जगह जगह से बारीक लेवल पे जहां जहां से संपर्क है वहीं से तो सपोर्ट मिल रहा है। तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि अगर इसमें 2G का फोर्स नीचे है तो जो ऊपर फोर्स मिलता होगा वो भी 2G के बराबरी होगा। नहीं, यानी जब तक कोई इसको चलाना नहीं चाहता तब तक ये नेट कहां आएगा? ऊपर। लेकिन जब चलाना चाहेगा तो इसका नेट ऊपर भी आएगा और पीछे भी आएगा। क्यों? क्योंकि यार ये जो फोर्सेस है ना बड़े हो जाएंगे। कौन? जो इसको आगे चलाना चाह रहा है तो उसकी टेंडेंसी ना इनके साथ कांटेक्ट ज्यादा बनाने की हो जाएगी, जो ऐसे टेढ़े वेक्टर्स हैं। और जो उधर को टेढ़े वेक्टर हैं वो
वीक पड़ जाएंगे। तो बताए हम कहेंगे कि इन सारे वेक्टर्स का नेट इधर कहीं आएगा, जिसका एक कंपोनेंट पीछे होगा और एक कंपोनेंट ऊपर होगा। इसका नाम हम क्या देते थे? नॉर्मल एक्शन। इसका नाम हम क्या दे देंगे? फ्रिक्शन। तो एक तरह से सारे छोटे छोटे नॉर्मल एक्शन का ही नतीजा क्या है? फ्रिक्शन है ना। जो अलोंग द सरफेस है उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। और जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो हमने यार एक ही इन सारे फोर्सेस के नेट को दो अलग अलग नाम दे दिए हैं, बॉडी के परपेंडिकुलर और बॉडी के अलोंग। इसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। नो डाउट अगर इसको इन सारे वेक्टर का नेट इधर मिला है तो इसको कहां मिलेगा? आगे मिलेगा। इसको एन ऊपर मिला है तो इसको एन, यार एक्शन का रिएक्शन ये तो थर्ड लॉ के हिसाब से हम कह ही सकते हैं। तो अभी क्या है कि जनरली हम लोग दो बॉडी के डिस्कशन नहीं करेंगे, एक बॉडी पे एक समय पे फोकस करेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आना चाहिए। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो हम कह सकते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ रफनेस। इंटरलॉकिंग ऑफ रफनेस यानी इसकी रफनेस के साथ इंटरलॉक्ड हो रही उस वजह से, है ना। ये एक्चुअली में एक नजरिया है साइंटिस्ट का कि इंटरलॉकिंग की वजह से होती है। तो लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम सारी इंटरलॉकिंग खत्म कर दें तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। यानी सोचो यार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी चीज को परफेक्ट स्मूथ बना दिया जाए, एकदम परफेक्ट स्मूथ, तो क्या इनको खिसकाने पर फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? परफेक्ट स्मूथ, इतना स्मूथ जैसे ग्लास होता है, कांच होता है। कांच माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखने पे वो काफी स्मूथ नजर आता है। तो यार इतना स्मूथ करने के बाद अगर कोई इसको खींचेगा, फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? तो ऐसा देखा जाता है कि परफेक्ट स्मूथ करने पर फ्रिक्शन कम होने के बजाय कभी कभी बढ़ जाता है। तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि केवल इंटरलॉकिंग एक कारण नहीं है। दूसरा कारण क्या है? क्या इस सरफेस के मॉलिक्यूल के जब क्लोज आते हैं तो उनमें एक तरह का अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करते हैं, और जब कोई आगे खींचता है तो ये मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन उसके खिलाफ हो जाता है। यानी इसका मतलब कि हमें केवल इंटरलॉकिंग थ्योरी को सही नहीं मानना चाहिए। अलॉन्ग विद हमें क्या बात करना चाहिए कि मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यानी यार इंटरलॉकिंग और क्या है? मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में जो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है वो भी अपोज पैदा करता है। हम लोगों ने बात करी थी यार कि जितने भी फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं बाहर, नॉर्मल, फ्रिक्शन, वो किसका नतीजा होता है? वो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन का नतीजा होता है। तो अगर रूट लेवल पे कोई पूछे कि फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी हमें फ्रिक्शन तो ऊपर ही ऊपर नाम दे दिया है, मॉलिक्यूल लेवल पे तो एक्चुअली इन दोनों का अट्रैक्शन ही हो रहा है। नहीं, जब इनके कांटेक्ट पॉइंट कम थे, यार रफनेस जब होती है तो कांटेक्ट पॉइंट कम होते हैं। देखो यार जहां जहां ये रफनेस एक दूसरे के टच में आई है, बस इतने कांटेक्ट पॉइंट है। यहां कांटेक्ट पॉइंट कम है, लेकिन इंटरलॉकिंग की वजह से रुकावट ज्यादा है। यहां पर रुकावट इंटरलॉकिंग की वजह से नहीं है, लेकिन क्या पता मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो यार यहां इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होगा और यहां अट्रैक्शन, यानी यहां पर भी फ्रिक्शन होगा। और कई बार तो परफेक्ट स्मूथ बनाने पे फ्रिक्शन घटने के बजाय बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल टच में आ जाते हैं। पहले कम मॉलिक्यूल टच में थे और अब ज्यादा मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब परफेक्ट स्मूथ बनाना भी फ्रिक्शन का इलाज नहीं है, फ्रिक्शन ऐसे भी लगेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। फ्रिक्शन बहुत जरूरी चीज है और बहुत नुकसानदायक भी है। अभी हम लोग दोनों चीजें धीरे धीरे समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं यार कि ठीक है ये उसका कारण है। रूट लेवल पे फ्रिक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्या इतनी बात क्लियर है? कैसे फ्रिक्शन को दूर किया जा सकता है, इतना नोट कर ले।
2 किलोग्राम का ब्लॉक एक ऐसा है और एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक ऐसा है, ठीक है। इसको किसी ने खींचा और इसको खींचा, क्या लगता है किसको खींचना? ये भी रफ है, ये भी रफ है। अच्छा, दोनों एक जैसे मटेरियल के हैं। ऑब्वियसली यार, अगर कोई बात करे किसी गिवन ब्लॉक में, किसी गिवन ब्लॉक में फ्रिक्शन किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो पहली चीज है उसकी रफनेस पे। ये जितना उबड़ खाबड़ होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। दूसरा मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, ये मटेरियल पे डिपेंड करता होगा। हर मटेरियल का अपना नेचर होता है कि दूसरे मटेरियल के साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। यानी मैं कहूंगा कि ये किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात मटेरियल, दूसरी बात रफनेस। एक ब्लॉक कितना रफ है उस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर एक ही मास के दो ब्लॉक हैं, मैंने कहा कि इनके बीच में जो नॉर्मल एक्शन है और इनके बीच में जो नॉर्मल एक्शन है सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों का कांटेक्ट भी उतना ही स्ट्रांग है। इस सिचुएशन में इस वाली बॉडी और उस वाली बॉडी में बराबर फ्रिक्शन लिमिट होगी या एक अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। उसका कारण क्या है कि यार यहां मॉलिक्यूल कम है, वहां मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो उसमें अपोजिंग फोर्स टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है, यानी लिमिट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। यानी यार ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में लिमिट ऑफ फ्रिक्शन इन 1 कम होगी, लिमिट ऑफ फ्रिक्शन इन 2 ज्यादा होगी। यानी यार ये इस पे भी डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, है ना। अब मेन बात गिवन ब्लॉक के लिए, फॉर गिवन ब्लॉक के लिए मैं बात कर रहा हूं। मेन बात फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। मतलब मैंने कहा यार मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल जितने करीब होंगे उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। मैं यहां बात कर रहा था कांटेक्ट पॉइंट कम, तो जो कांटेक्ट पॉइंट नहीं है तो ये मॉलिक्यूल दूर है, दूर है तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इतनी दूरी से नहीं हो रहा है, नहीं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं यार कि नॉर्मल रिएक्शन इस बात का इंडिकेटर है कि इन दोनों सरफेस की पकड़ कितनी मजबूत है, और पकड़ मजबूत है मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल उतना क्लोज चले गए, और क्लोज चले गए तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी बातों पे किसी ब्लॉक को खींचना कितना मुश्किल है इस पे डिपेंड करेगा। यानी यार किसी कारण से मटेरियल ऐसा हो जाए, दोनों का मटेरियल, किनका मटेरियल? ब्लॉक का भी और सरफेस का भी, यानी दोनों का मटेरियल मैटर करता है यार। किसका किसका? ब्लॉक एंड सरफेस का, दोनों का। अगर किसी वजह से मटेरियल बदल जाए तो उसको खींचना मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। रफनेस बढ़ा दी जाए तो खींचना मुश्किल हो जाएगा, है ना। रफनेस कम कर दी जाए तो खींचना आसान हो जाएगा। लेकिन ये पक्का नहीं है, पक्का नहीं, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, मॉलिक्यूल के टच बढ़ जाते हैं तो उल्टा भी हो जाता है। तो रफनेस पे कुल मिलाकर डिपेंड करेगा, पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। और नॉर्मल एक्शन, ये नॉर्मल एक्शन ना होना तो अपोज ही ना लगे। क्या बताओ, दो बॉडी टच में हो, बस एक दूसरे को छू रही हो दूर दूर, तो फ्रिक्शन एकदम ना के बराबर होगा। यानी नॉर्मल एक्शन का रूल है, गिवन ब्लॉक में इतनी सारी चीजें फ्रिक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। यानी 2 किलोग्राम का कम एरिया वाला ब्लॉक, ज्यादा एरिया, तो ज्यादा एरिया में फ्रिक्शन टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्या इतनी बातें, उसको खींचना मुश्किल होगा। बस इतने ऐसे समझे यार कि किसको खींचना आसान होगा किसको मुश्किल होगा, उसके लिए ये सारे पैरामीटर जिम्मेदार हैं।
कोई पूछे यार फ्रिक्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? यस, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को? तो जनता बताए यार क्या होता है? लुब्रिकेशन, यानी हम लोग इंजन ऑयल, मोबी ऑयल, ये सब जो डालते हैं वो बेसिकली मटेरियल के कांटेक्ट को दूर करने का प्रयास होता है। बीच में लुब्रिकेशन आ गया तो मटेरियल दूर हो गया, यानी उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? पाउडरिंग, यानी हम क्या कर सकते हैं कि रफनेस के बीच में पाउडर डाल दें। तो यार पाउडर मतलब क्या कि वो तो रोल कर सकता है, वो तो खिसक सकता है अपनी जगह से। तो ये मटेरियल पाउडर के साथ चिपका रहेगा, ये मटेरियल पाउडर के साथ चिपका रहेगा और पाउडर आपस में खिसकेगा, तो उस केस में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? हाँ, यस, बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग मतलब कि वो जो हम छल्ले लगा देते हैं दो मटेरियल के बीच में, तो ये और ये आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं और फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। खैर, तो अगर कोई ऐसा थ्योरेटिकल बात पूछता है, शेप क्या कर दें? ओके, मतलब एरिया बदल के, एरिया रिड्यूस करके, ठीक है, वो बात कवर हो गई है। और कोई आइडिया? हाँ, तो लुब्रिकेशन में आ गया ना यार, ग्रीसिंग आ गया, ऑयलिंग, ग्रीसिंग सब कवर हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें यार, अगर कोई बहुत थ्योरेटिकल पूछना चाहे तो इस तरह की बातें कर सकता है। फ्रिक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, स्टैटिक और दूसरा क्या है? काइनेटिक। कौन सा ऐसा मुद्दा है यार जो इससे भी बड़ा है? सुलझा लो पहले, उसके बाद शुरू करें, या मैं कोई मदद करूं सुलझाने? सुलझाना हो तो बताओ। अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई तुम, उसका कारण ढूंढ रही। कुछ लोग आंसर पहले दे देते हैं, फिर सोचते हैं इसको प्रूव कैसे करें। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या है कि हम यार दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन लाना चाहते हैं मगर ला नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें मैंने फोर्स लगाया, इसमें नहीं लगाया, या इसमें पीछे लगाया, ठीक है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, इनको अलग करने में, लेकिन इनका मजबूत जोड़ अलग नहीं होने दे रहा है, मतलब अभी नो रिलेटिव मोशन वाली टेंडेंसी है। तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका नाम क्या है? मतलब टेंडेंसी है बट रिलेटिव मोशन, यानी यार टेंडेंसी है बट नो रिलेटिव मोशन। इन दैट केस जो अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा सरफेस के बीच में, यानी क्या बताओ, इस दौरान ये अगर आगे लग रहा है तो इसको पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये अगर पीछे लग रहा है तो इसको आगे लग रहा होगा। इनके बीच में कोई मोशन, ये पूरा सिस्टम चल सकता है लेकिन इनके बीच में कोई फ्रिक्शन, कोई मोशन नहीं है, यानी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें मोशन नहीं हो सकता, नो डाउट। F1 F2 में अगर F2 ज्यादा होगा तो पूरा सिस्टम लेफ्ट चलेगा, F1 ज्यादा होगा तो पूरा सिस्टम राइट चलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना आए तो मैं कहूंगा इन दैट केस जो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होगा उसका नाम क्या है? स्टैटिक। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब मैं कह रहा हूं कि दुनिया ने बहुत प्रयास किया इन दोनों को अलग करने का और आखिरकार दुनिया कामयाब हो गई, है ना यार? हाँ, पहले आलोक और ज्योति एक हुआ करते थे, लेकिन दुनिया ने उनको एक रहने नहीं दिया
दुनिया ने इतना फोर्स लगाया, F1 और F2 ज्यादा हो गया हाथ से, इसको कोई इधर ले जाना चाहता है, इसको कोई इधर लेना चाहता है, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। और उस केस में जो फ्रिक्शन तब भी होगा, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि अभी भी इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके खिलाफ होगा, मोशन अब भी नहीं हो रहा चाह रहा है एफ के, अभी भी उसके वीडियो आ रहे हैं कि अगर वो वापस आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मतलब वो अलग नहीं होना चाहते, लेकिन दुनिया ने उन्हें अलग कर दिया है। तो उस दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा है, मतलब टेंडेंसी है और मोशन शुरू भी हो गया है, मतलब देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ये नहीं देयर इज अ रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन यानी अपोजिंग फोर्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। क्या करना है, अपोजिंग फोर्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, यानी अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसके बाद जो अपोजिंग फोर्स इनको साथ रखना चाहता है उसी का नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर है? हाँ, अभी एक नाम रह गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अभी हम लोग हर चीज सीधे धीरे धीरे करेंगे, समय से पहले। अगर मैं दो बॉडीज को अलग करना चाह रहा हूं, ये दोनों साथ हैं, अलग नहीं हो रही हैं, तो भी क्या इस F1 के खिलाफ और इस F2 खिलाफ इन सरफेसेस में फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक। यहां दो को अलग किया जा रहा है और अलग हो गए, मतलब इसके अंदर एक वेलोसिटी डेवलप हो गई और इसके अंदर कुछ V2 डेवलप हो गया, मोशन आ गया, यानी यार अब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं। तो उस केस में, यानी इस केस में हो सकता है वेलोसिटी डेवलप हो गई हो, लेकिन जो इसके अंदर वेलोसिटी आई है वही इसके अंदर वेलोसिटी आ गई है, तो क्या दोनों सरफेस साथ ही साथ चल रही हैं, तो रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम है। इनमें वेलोसिटी आई है v1, इसमें आई है v2, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अरे अपोजिट तो छोड़ो, एक डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी आ जाए तो भी मैं कहूंगा कि स्लिपिंग चालू हो गई, और उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हमने इस आधार पे दो नेचर का बनाया है, रुकी है तब। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग Fs से डिनोट करते हैं, ये Fs है, और इसका नाम हमने क्या लिखा है, Fk। इसका नाम Fs लिखा है और इसका क्या लिखा है, Fk। हाँ भाई, इतनी बात में कोई और दिक्कत है? इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन किस कैटेगरी का फ्रिक्शन है, स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन है। किसी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है, उसका नाम इधर बैठना होगा, यहां गला जो है ऊपर नीचे ऐसे घुमाना पड़ता है। फर्स्ट वाली सीट मिलेगी तुम्हें। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जो किसी बॉडी में लग सकता है, उसी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो यार जब दुनिया ने इनको अलग करने की कोशिश करी होगी तो फ्रिक्शन ने अपोज किया होगा, दुनिया ने और कोशिश की होगी तो फ्रिक्शन ने अपने आप को और मजबूत किया होगा, लेकिन एक लिमिट आई होगी जिसके बाद फ्रिक्शन जवाब दे गया होगा और फिर काइनेटिक बन गया होगा। तो वो जो लिमिट है उसी का नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे समझे कि अगर मैं एक 5 किलोग्राम की बॉडी लेता हूं और उसको मैं
कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, बॉडी नहीं चलती है, तो मैंने क्या किया, फोर्स को थोड़ा बढ़ाया, है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में मैं चलाना चाहता हूं, जमीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैंने 10 किया, नहीं चला। मैंने यार इसका फोर्स जैसे ही 12 न्यूटन किया तो बॉडी चलना स्टार्ट कर गई। नहीं, इसका मतलब यार इसको जो अपोजिंग फोर्स मिल रहा है पीछे की तरफ, उसकी लिमिट क्या है, हाँ, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 12 न्यूटन। क्योंकि जब मैं इससे कम लगा रहा था तब बॉडी नहीं चल रही थी, तो ये एफएस मैक्स हो गया, क्या हो गया, 12 न्यूटन। जितना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया और ये झेल ले गया, तब तक नहीं चला। अच्छा मुझे बताओ, इसी बॉडी पे जब मैंने 7 न्यूटन लगाया था तब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, हाँ, कितना लग रहा होगा, तो मैं कहूंगा यार इसका सिंपल सा रूल है, अगर बॉडी नहीं चल रही तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितना खींचने वाला उतना रोकने वाला, इसका मतलब 7 न्यूटन। तो यार स्टैटिक फ्रिक्शन का एक नेचर है कि वो जबरदस्ती नहीं लगता है, क्षमता तो है उसकी लेकिन वो जबरदस्ती नहीं लगता है। मान लिया उसकी क्षमता 12 न्यूटन की है और अभी जरूरत कितने की है, तो 7 ही लगेगा। उसको शौक नहीं है दिखावा करने का कि पूरी ताकत हमेशा दिखाए। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जरूरत के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता है। अभी जो फोर्स लगा है उसको मैं एफएस कह रहा हूं और इसको मैं एफएस मैक्स कह रहा हूं। एफएस की बात करी जाए तो वो 0 से लगा के एफएस मैक्स तक हो सकता है। यानी एफएस कितना लग सकता है, कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा कितना, एफएस मैक्स। यानी यार एफएस मैक्स उसकी लिमिट है, हमेशा वो एफएस मैक्स से नहीं लगता है। क्या बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट में तुम्हें बताया कि 5 पे नहीं चल रहा, 7 पे नहीं चल रहा है, तो बताओ जब मैंने आगे 5 लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा, 5। जब मैंने 7 लगाया 7, जब मैंने 11 लगाया 11, जैसे मैंने 12 लगाया तो फ्रिक्शन एकदम बिल्कुल क्षमता पे आ गया। उसकी आवाज इस समय बदली होगी। पहले कह रहा था 5 कोई नहीं मैं रोक लूंगा, 10 कोई नहीं मैं रोक लूंगा, 11 कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं रोक लूंगा, फिर 12 होगा तो ऐसे कहे कोई नहीं यार मैं रोक तो रहा हूं, इस तरह की आवाज हो जाएगी। लिमिटिंग मतलब कि पूरी ताकत लगा दी है किसी तरह से, मैं रोक तो रहा हूं, नहीं रुक रहा तो मैं क्या करूं, उस तरह की बात, दैट इज लिमिटिंग। क्षमता है मगर वो पूरी क्षमता हमेशा दिखाता नहीं है। बात क्लियर है? थर्टीन के बाद क्या होगा कि फ्रिक्शन हार मान लेगा, कहेगा अब क्या करें यार, चल रहा है तो चलने दो। यानी अगर मैं 13 लगा दूंगा तब पता है क्या होने वाला है, एक मिनट, इसी में अगर मैं 5 किलोग्राम पे 13 न्यूटन लगा दूं तो यार फ्रिक्शन क्या बताओ अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं लग सकता। तो इस समय इसमें एफ के लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एफ के लग रहा होगा, और बॉडी एफ के लग रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन का नाम बदल गया और सही माने में उससे हल्का सा ये कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्स के बराबर, यानी अगर उसको 12 तक रोक लेता था तो एफ के 12 भी नहीं लगता है, 12 से हल्का फुल्का। ये कुछ ऐसी बात है कि जब तक हार नहीं रहा था तब तक उसने अपनी ताकत 12 तक दिखाई, लेकिन जब वो हार गया तो उसने कहा 12 भी लग के क्या करेंगे, थोड़ा आराम ही कर लेते हैं, तब वो कुछ 11:15 11:30 ऐसे लगने लगता, थोड़ा कम हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक लिमिट से थोड़ा सी कम होती है ना। यानी इस समय जो लग रहा होगा काइनेटिक, वो स्लाइटली लेस देन, क्या होगा, स्लाइटली लेस देन एफएस मैक्स, ऐसा देखा जाता है, ऐसा नेचर में देखा जाता है कि ये एफके की वैल्यू एफएस मैक्स से थोड़ा कम होती है ना। और अब ये हार मान गया है और अब आवाज क्या होगी, यार चलो यार जो चल रहा है, इस तरह से, मतलब हारे हुए लोग इस तरह से आवाज बोलते, क्या करे यार दुनिया में सब गड़बड़ी चल रहा है, क्या करे, लगने दो, इस तरह से। तो कुछ लोग हारने से पहले सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग
ये आता ही रहेगा। आप नोट कर लिया भाई लोग? हाँ हाँ, करके देख सकते हैं हम लोग। अगर हमारे पास फोर्स मेजरमेंट करने का कोई टूल है तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर, जैसे स्प्रिंग वाला स्प्रिंग बैलेंस होता है, एक ब्लॉक पे स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स लगाओ तो उसमें रीडिंग दिखाएगा इस समय तुमने कितनी ताकत लगा रखी है ना। वो बॉडी उतनी ताकत पे एक लिमिट पे चलना शुरू कर देगी, तुम्हें पता चल जाएगा ये उसकी लिमिट है। और जब चल जाए तब देखो कि चलते समय अपोजिंग फोर्स, चलते समय जितनी ताकत लग रही है और चलने से पहले जो लग रही थी उसमें क्या अंतर है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यानी अगर कल को कोई एक ग्राफ बनाए एजेंट फोर्स और एजेंट फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में, फ्रिक्शन के बीच में ऐसा कोई ग्राफ बनाए, एजेंट फोर्स, यही ब्लॉक दिमाग में लाओ, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और इसमें कोई एजेंट ताकत लगा रहा है, तो बता यार एजेंट जब 2 न्यूटन की ताकत लगाएगा तो फ्रिक्शन कितना, 2, यानी जितना एजेंट का फोर्स उतना फ्रिक्शन फोर्स। जब 4 न्यूटन लगाया तो, जब 10 न्यूटन लगाया तो, जब 12 लगाया तो, और जब 13 लगाया तो थोड़ा कम। यानी ये ग्राफ पहले ऐसा जाएगा और उसके बाद हल्का सा कम होके फिर हमेशा हारा रहेगा। नहीं यार, यानी इस हाइट को तुम क्या बोलोगे, एफ एस मैक्स। इस पूरी वैल्यूज को क्या बोलोगे, एफ एस। ये डिफरेंट एफ एस है नहीं। और इस हाइट को क्या बोलोगे, इस हाइट को क्या बोलोगे, एफ के। और एजेंट का फोर्स कितना भी हो सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वही डायलॉग फिर से, 2 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, बॉडी नहीं चली, मतलब इस समय न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर 2 न्यूटन पे बॉडी नहीं चल रही है तो पीछे कितना लग रहा होगा, 2। तो जितना ये उतना ये। फिर मैंने 5 न्यूटन लगाया तो 5, 12 लगाया तो 12। जैसे मैंने यार 12 से हल्का सा ज्यादा लगाया तो फ्रिक्शन कम हो गया, फिर यार और ज्यादा लगाया तो फ्रिक्शन तब भी लगता रहा। लेकिन अब ये हारा हुआ फ्रिक्शन है, वो पूरी दम से नहीं लगता है, वो हल्का सा कम हो जाता है। और इस हाइट का नाम हमने क्या दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वाली हाइट क्या थी, एफ एस मैक्स। ये फोर्स क्या है, एजेंट फोर्स। वही भावनाओं को, उसी भावनाओं को हमने ग्राफ में उतारा है जो वहां फील हो रहा था। क्या बात समझ रहा है? यानी इतने रीजन में क्या मैं कह सकता हूं यार, इतने रीजन ग्राफ का क्या डिनोट कर रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट। नहीं यार, ये बॉडी रुकी है। और ये रीजन ग्राफ का क्या डिनोट कर रहा है, बॉडी इज इन मोशन। यानी ये काइनेटिक वाले पार्ट को दिखा रहा है और ये वाला स्टैटिक वाले पार्ट को दिखा रहा है। मुझे बताओ इस ग्राफ का ये एंगल कितना होगा, बता सकते हैं यार? ये थीटा कितना होगा, कोई बता सकता है? यस, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, यानी क्या बताओ, ये 1 होगा। अरे जितना एजेंट फोर्स और 10 थीटा 1, तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। क्या ये सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं इस ग्राफ में? कोई दिक्कत है यार, नोट करते जाएं। हाँ,
हाँ क्या कह रहे हो? एफ एस मैक्स एफएस के इक्वल भी तो हो सकता है, क्योंकि 12 का लगा दिया तो 12 आ जाएगा, लेकिन जब 13 का लगाएंगे तब इक्वल। ठीक, बिल्कुल, या इक्वालिटी लगा दें। टेक्निकली ये सही बात है कि जब एफ एस मैक्स भी लग रहा है तब भी उसको स्टैटिक ही बोला जाएगा, है ना। ये स्टैटिक का स्पेशल नाम है ना। एफ एस कहां से शुरू हो सकता है? अगर कोई इसको खींचने का प्रयास ही ना करे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैं कह रहा हूं इस बॉडी को एजेंट खींचे ही ना, फ्रिक्शन को सॉल्व थोड़ी है। फ्रिक्शन एक आलसी किस्म का फोर्स है जो जरूरत के हिसाब से लगता है। वो जबरदस्ती अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता है, उसकी ताकत तो है 12 तक की, मगर वो 12 का दिखावा नहीं करता है। तो अगर हम कोई खींचने की टेंडेंसी नहीं रख रहे हैं तो क्या अपने आप फ्रिक्शन लगेगा? और अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता। हम ट्रेन के सामने जाते और ट्रेन जैसे आगे जाना है तो हम उसको उधर धक्का देते तो फ्रिक्शन आगे लगने लगता, फिर हम हट जाते, फ्रिक्शन उसको ले जाता कि नहीं? हाँ, बस ब्रेक लगा देते उसमें, मतलब फ्रिक्शन चलाता उसको। अगर फ्रिक्शन अपने मन से लगता होता तो नहीं लगता यार। चलो यार, अभी हम धीरे धीरे करके सारे राज डिस्कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाएं। तो अब बात आती है यार कि दो चीजें मैंने यहां बात करी हैं। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का फिक्स वैल्यू होता है या बदलता हुआ? मेरा क्वेश्चन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फिक्स वैल्यू होता है या बदलता हुआ? कुछ भी हो सकता है। एफ एस के बारे में मैंने क्या बोला है कि वो 0 से लगा के एफ एस मैक्स तक हो सकता है ना। इसका मतलब एफ एस की कोई फिक्स वैल्यू, एफ एस मैक्स की फिक्स वैल्यू है या नहीं है? है। और एफ के की फिक्स वैल्यू है। कोई तुमसे पूछे यार एफ एस मैक्स निकालेंगे कैसे? मान लिया किसी ब्लॉक, गिवन ब्लॉक के लिए, फॉर गिवन ब्लॉक एंड सरफेस, गिवन ब्लॉक एंड सरफेस, हम बात करने वाले हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, फॉर सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? तो यार अगर मैंने ब्लॉक दे दिया है तो अब एरिया बदलने की आजादी खत्म हो गई है। फ्रिक्शन किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो यार एफ एस मैक्स केवल और केवल एन पे डिपेंड करेगा, और रफनेस पे, और एरिया पे, बहुत सारी चीजों पे। तो यार एन पे डिपेंड करेगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। क्या इन दोनों के बीच में एन ज्यादा होना ये बताता है कि बॉडीज के बीच में कांटेक्ट बहुत, सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट बहुत? यानी अगर मैं 5 किलोग्राम की बॉडी पे बात करूं, 5 किलोग्राम, और उसी एरिया की 50 किलोग्राम की बॉडी, किसको खींचना आसान होगा? इसका मतलब यार 5 और 50 में यह अंतर है कि यह जमीन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट बनाएगा और इसका कांटेक्ट ढीला होगा। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट बनाएगा उसको खींचना उतना, यानी यार एन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, एरिया पे, मटेरियल पे, उन सबको बिलोंग करने वाला एक पैरामीटर हमें और लाना है। तो यार इक्वालिटी लाना है। एन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, तो एक बिना डायमेंशन का कांस्टेंट इन्वॉल्व होने वाला है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? म्यू एस। क्या नाम दिया है? म्यू एस, है ना। म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? जब भी कहीं कोफिशिएंट लगा होता है तो जनरली कोफिशिएंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्यों? ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, तो न्यूटन न्यूटन खत्म, म्यू का कोई डायमेंशन नहीं है। क्या म्यू एस को हमने क्या नाम दिया है? कोफिशिएंट ऑफ। म्यू एस किन बातों पे डिपेंड करता होगा? तो यार म्यू एस इस ब्लॉक के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता होगा, नेचर ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ द ब्लॉक, इन सब बातों पे डिपेंड करता होगा। क्या ये बात समझ पा रहे भाई लोग? यानी एन के अलावा जो चीजें बची हैं वो क्या क्या बची हैं? नॉर्मल के अलावा मटेरियल बचा था, है ना, और एरिया ऑफ द ब्लॉक बचा था, एंड रफनेस ऑफ द ब्लॉक। इन सब बातों पे म्यू डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एरिया, रफनेस एंड नेचर ऑफ सरफेसेस।
तो अब यार एक ही नेचर की, एक ही एरिया की बॉडी में हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक ही नेचर और एक ही एरिया की बॉडीज हैं, तो हम कह सकते हैं जिसमें एन ज्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं? ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। यानी जैसे इस एग्जांपल में मैंने थोड़ा देर पहले कहा था 5 न्यूटन के लिए लिमिटिंग वैल्यू 12 न्यूटन थी, एफएस मैक्स कितना था? 12 न्यूटन। तो बता यार इसका हम म्यू एस तय कर सकते हैं। अरे एफएस मैक्स क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, ये 12 है और एन कितना था? 5g, तो म्यू एस कितना आएगा? 12/50, यानी ये कुछ आएगा 0.24, ये इसका म्यू एस आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं म्यू एस कैसे लाया जाएगा? म्यू एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ, मैंने कहा कि किसी चीज को खिसकाने में किसका किसका रोल है। जितना ज्यादा एन होगा और मटेरियल और उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, तो उन सबको डिनोट करने वाला ये टर्म है म्यू। भाई फ्रिक्शन फोर्स जिन चीजों पे डिपेंड करता है वो मैथमेटिकली सामने आना चाहिए कि नहीं? तो सामने आ गए हैं, एक म्यू और एक एन। एन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिनोट करता है और म्यू बाकी चीजों को डिनोट करता है। रफनेस, एरिया, रफनेस, मटेरियल, उन सब बातों को डिनोट करने वाला क्या है? म्यू है। तो ये हो गया यार लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस मैक्स। और अगली चीज क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका नाम हमने लिखा है एफके। तो यार ऐसा है कि हमने अभी अभी ये बात करी कि काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में थोड़ा सा अंतर है। कौन ज्यादा होता है? स्टैटिक। तो यार एफके का फॉर्मूला बिल्कुल सेम फैशन में बना दिया गया है, म्यू के इंटू एन। और यहां मैं लिख देता हूं कि म्यू के का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये बात कि म्यू के इज स्लाइटली लेस देन क्या? म्यू एस। यानी म्यू के की वैल्यू म्यू एस से हल्का सा कम होती है। यानी अगर इसी सरफेस में कोई म्यू एस दे दे 0.24 और म्यू के दे दे 0.2, तो तुम म्यू एस से निकाल सकते हो कि फ्रिक्शन कितना होगा। क्या म्यू एस से निकाल सकते हो फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? नहीं। और म्यू के से निकाल सकते हो कि जब वो चल देगा तब फोर्स कितना लगेगा। बता एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू एन। तो म्यू के 0.2 है और एन कितना है? 5g। तो ये कितना आ गया? 50, यानी कितना आ गया? 10 न्यूटन। यानी मैं कह सकता हूं कि ये बॉडी जब रुकी थी तब फ्रिक्शन इतनी ताकत तक लग सकता था। कितनी ताकत तक? 12 न्यूटन तक। और जब बॉडी चल दी है तब उसको जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मात्र कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। ये जो मैंने दो हाइट दिखाई थी, यानी यार जब वो चलना चाह रही थी तब 12 तक अपोज हुआ और जब चलने लगी तो 10 तक। ऐसे कुछ बातें करी जा सकती हैं। ऐसे मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया है कि उससे कुछ कम होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल मान लें। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक पे एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कि इसका म्यू कितना है। देंगे या पूछेंगे? पूछ भी तो सकते हैं यार, कोई और डेटा देंगे उससे पूछ सकते हैं। तो खैर जैसे मैं कह दूं कि एक बॉडी को चलाने तक मैंने 50 न्यूटन लगाया, तब तक चली नहीं, 50 के जस्ट बाद चल पड़ी। और जैसे एक लैंग्वेज सुने जरा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि अ बॉडी we apply a maximum force of 50 Newton until body does not move, and after 50 Newton it start moving, and to move the body with uniform motion it require 48 Newton। मगर उसको चलाने के लिए और यूनिफॉर्म मोशन चलाने के लिए 48 न्यूटन की जरूरत है। कि तो 50 पे चल नहीं रही थी, कि तो 48 पे यूनिफॉर्म मोशन चल रही है। तो बताओ एफ एस मैक्स क्या, एफ के क्या? एफ एस मैक्स 50 और एफ के क्या? 48। इसका मतलब 48। अब बात आई म्यू एस कैसे निकालेंगे? तो उस बॉडी का एन पता होगा, 50 अपॉन एन म्यू एस दे देगा, 48 अपॉन एन म्यू के दे देगा। क्या बात समझ में आ रही? ऐसे लैंग्वेज बनाई जा सकती है। अभी लैंग्वेज मैं तुम्हारे सामने रखूंगा तो समझ आएगा।
एक दो एक्स्ट्रा कर लो यार भाई। कोई एक्स्ट्रा आ गया क्या? कौन? अच्छा, उसको एक्स्ट्रा मत बोलो वो रेगुलर कैंडिडेट। तो एक एक्स्ट्रा करवा लिया करो। अभी वो मैंने टेस्ट के लिए दिया है, तो साथ में ये भी भेज दो। तुम्हारा नहीं, गोमती नगर में। तुम लोगों का भी टेस्ट होना है, किसका क्या खत्म हुआ अभी हाल में? कंप्लीट करंट 500 नहीं, 2 दिन का, 2-3 दिन का। कल परसों, हाँ सैटरडे कोई टेस्ट ले लेते क्लास के बाद। यार अब तो मैग्नेटिज्म खत्म हो गया यार, अब मैग्नेटिज्म होना चाहिए, मैग्नेटिज्म होना चाहिए। करंट का हुआ था कैपेसिटर के साथ, कम हुआ था, तो थोड़ा बहुत करंट भी डाल देंगे। मैग्नेटिज्म और करंट का बताओ किस दिन देने को तैयार? इसलिए मैं कह रहा हूं मैग्नेटिज्म और करंट इस हफ्ते नहीं तो कुछ अगले हफ्ते कर लेते हैं। अगले सैटरडे करंट का अलग से जाना है। इस सैटरडे क्या? अरे सर आपको जब सही लगे तब ले लीजिए, सब अपनी करंट इन प्रीवियस, ठीक है यार, ये सैटरडे थोड़ा बहुत पुराना आएगा यार। और नेक्स्ट सैटरडे क्या होगा? नेक्स्ट सैटरडे मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है यार। और इस बैच का टेस्ट, इस बैच में पूरा काइनेमेटिक्स, कंप्लीट काइनेमेटिक्स, कंप्लीट काइनेमेटिक्स बैच के साथ होगा ट्यूसडे, यही वाले ट्यूसडे में, ठीक है यार। ये 3 टेस्ट हैं। अमित यार इनको नोट कर लो जरा, मैं मेरे से टेस्ट पेपर ले लेना, ठीक? सर ये वाला सैटरडे को मत करते, मेरा केमिस्ट्री ठीक है यार, एकदम बैलेंस्ड है यार। इसी ट्यूसडे लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, कब लें? थोड़ा देर में, थर्सडे, गुड। चलो यार, ना तुम्हारा ना मेरा, थर्सडे डन, ठीक है यार। इतने पेपर के लिए सभी लोग रेडी रहें। अगला हफ्ता टेस्ट वीक होगा, टेस्ट वीक, नोट कर लिया भाई लोग? हाँ हाँ, वो कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक है ना यार, मैग्नेटिज्म नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक। अरे यार तुम्हारा है, मेरे भी तो हो रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी गोला मारते लोग, ऐसे थोड़ी टेस्ट में सब लोग आते ही आते हैं। हम लोग टेस्ट पेपर कभी पूरे नहीं छपाते हैं, कम छपाते हैं। तो किसने कहा यार मतलब देना ही देना है? ऐसे तो यार फिर कभी सेट ही नहीं हो पाता है, फिर तो ये है बस, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफर्ट का ध्यान रखा जा सकता है, हर लेवल का नहीं। नोट कर लिया भाई लोग? तो मैं कह रहा था यार कुछ लैंग्वेज, एक शीट देना जरा। मैंने जो अभी अभी लैंग्वेज बोली है उसी तरह की लैंग्वेज एक क्वेश्चन में है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। लैंग्वेज पढ़ के जरा मुझे बताएं क्या पूछा गया है।
लैंग्वेज पढ़ के मुझे बताएं 14 का आंसर क्या आएगा। First option 0.38. मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन इसमें ओपन हो जाए। हाँ भाई आ गया यार, कौन सा आंसर आया? First option 75/200. हो गया भाई। तो यार इन दो में से स्टैटिक कौन था, काइनेटिक कौन था? क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लाना था, नंबर कौन सा था? 14। ये यार 14। क्वेश्चन में कहा गया था म्यू एस बताओ, और म्यू एस किसकी मदद से आएगा? हाँ, तो एफ एस मैक्स इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन, और हमें पता है यार 75 तक बॉडी नहीं चली है, 75 लिमिट है ना, तो 75 इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब यार बॉडी 20 किलोग्राम की है तो एन एम जी के बराबर यानी 20 जी होगा, तो म्यू एस आएगा 75/200। ये कितना आ गया यार? 0.375, जिसको हम लिख सकते हैं 0.38। कितने लोग आ गया यार? क्या बात समझ गए हैं? समझ गए हैं तो यार एक और क्वेश्चन देखे जरा, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन। अब बॉडी ऑफ वेट 74 न्यूटन। यार ये थोड़ा नई लैंग्वेज है कि इसका वेट 74 न्यूटन है। क्या वेट न्यूटन में हो सकता है? बिल्कुल। ये एम नहीं है, एम जी है। अगर एम होता तो किलोग्राम में होता। शुरू हो जाए। applied enough force to start it moving across a horizontal floor, and the same force continues to act afterwards. The acceleration of the body will be,
द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी। लैंग्वेज पढ़ें, उसका मतलब निकालने की कोशिश करें और अपने आप से प्रयास करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। टू इज द करेक्ट आंसर। कोई आंसर ही नहीं है। टू सही आंसर है, बट मेरा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है? अरे 0.2G मतलब क्या? टू क्या क्वेश्चन इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? क्या मीनिंग है क्वेश्चन का? नहीं कर पा रहे हैं। डायग्राम बनाए, कुछ नहीं कर पाए, डायग्राम बनाए, एक एक लाइन पढ़ के उसका डायग्राम बनाए, एक एक लाइन पढ़ के उसका डायग्राम बनाए, उसके बाद सब समझ में आना शुरू होगा। पहले ही सरेंडर कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। डायग्राम कहाँ है बेटा? डायग्राम समझ नहीं आ रहा है। डायग्राम बनाओ पहले। देखो यार, अब बॉडी ऑफ वेट 64, तो तुरंत एक बॉडी बना दो जिसका मास कितना है, जिसका mg 64 है। तो अगर तुम m लिखना चाहो तो 6.4 लिख सकते हो, बट यार क्योंकि आंसर में आंसर g के टर्म में है तो g को गायब मत करो। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, g को गायब मत करो, m हो जाएगा 64/g अगर जरूरत पड़े। ठीक है, ये बॉडी बना दी। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं, स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो तुरंत हमने क्या बना दिया? फ्लोर। और इसको कहां मूव करना है? फ्लोर के अलोंग। क्या इतना तो कर सकते हो? अगर तुम यार तुरंत सरेंडर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम यार विनर टेंडेंसी नहीं है, इतनी जल्दी सरेंडर करने की जरूरत है क्या है? क्वेश्चन में कहा गया एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज, मतलब कितना फोर्स? 64 न्यूटन कंटिन्यूज। यार 64 में एक खास बात थी कि ये जस्ट एनफ था चलाने के लिए। 64 इज जस्ट एनफ टू चलाने के लिए। तो यार देखो यार, जब भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी चीज को रोके रहने की मैक्सिमम लिमिट होती है। मैंने कहा कि बताओ, अच्छा मैंने कहा कि कोई चीज 12 न्यूटन पे चलना शुरू करती है, इसका मतलब 12 उसकी लिमिटिंग है, 12 पे वो रुक भी सकती है और 12 पे वो चल भी सकती है। 12 एक ट्रांजिशन वैल्यू है, तो इसका मतलब 64 क्या है? 64 उस सरफेस पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। यार इस लैंग्वेज से इतना तो समझ में आना चाहिए कि जस्ट एनफ फोर्स, इतना फोर्स लगाए जिससे बस चल पड़े। तो अगर किसी की लिमिट 12 न्यूटन है तो तुम्हें 12.0001 लगा देना चाहिए। अब यार 64 जस्ट चलाने के लिए तो 59.999 सॉरी 63.999 उसकी क्या होगी? एफएस मैक्स होगी। अब उसको भी राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 64 ही। तो यानी बातों बातों में इन्होंने कह दिया कि इसका एफएस मैक्स क्या है, इसका एफएस मैक्स क्या है? 64 न्यूटन। कैसे बताया बातों बातों में? क्योंकि 64 इतना फोर्स है जिससे वो जस्ट चल सके। क्या बात समझ में आ रही है? 64 वो फोर्स है जिससे बॉडी जस्ट चल सके। तो इसका मतलब इस समय इस पे फ्रिक्शन 64 से हल्का सा कम लग रहा होगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम 64 ही लिख रहे हैं। लेकिन बताओ जब चल पड़ी, यार ये तो चल नहीं रही थी, जब चल नहीं रही होगी तब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 64। लेकिन जब बॉडी चल पड़ी तो बताओ स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? यानी जब इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया तब इस पे पीछे क्या लगेगा? काइनेटिक। पहले स्टैटिक लग रहा था, तो बताओ काइनेटिक तो स्टैटिक से कम होता है, यानी आगे लगने वाला फ्रिक्शन के बराबर है, लिमिटिंग के बराबर, पीछे लगने वाला थोड़ा सा कम हो गया है। तो बताओ ये बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड है तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं? न्यूटन के
सेकेंड लॉ से, ज्यादा वाला माइनस कम वाला बराबर क्या, ma। नहीं तो यार ज्यादा वाला तो 64 है, कम वाला हम निकाल लेते हैं। बता एफ के बराबर म्यू इंटू एन होता है, तो कितना म्यू के दिया है, ये 64 कहीं नहीं लिखा है क्या, अरे 64 तो वेट था यार, यस सर वही तो समझे में नहीं आ रहा है, वो तो वो लगी नहीं। 64 तो वेट है, यस सर 64 फोर्स नहीं है। 64 नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है सर, कह सकते हैं। यस 64 नॉर्मल एक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। म्यूएस निकाल लिया। यार इसका mg कितना है यार, तो कोई नॉर्मल एक्शन, क्या नॉर्मल एक्शन किसके बराबर होता है, mg के बराबर, तो नॉर्मल एक्शन कितना है 64। अब हमें fs मैक्स और f के दो चीजें सोचना है, तो यार fs मैक्स कैसे निकाला जाता है, fs मैक्स होता है म्यूएस इंटू एन, म्यूएस कितना दिया है 0.6 और नॉर्मल एक्शन कितना दिया है 64, एफ के क्या होगा म्यू के इंटू एन यानी 0.4 इंटू 64। तो यार ये वो फोर्स है जो जस्ट एनफ है चलाने के लिए, और ये फोर्स है जो चलने के वक्त लगेगा। तो अब यार दो फोर्स आ चुके हैं, बता जस्ट एनफ फोर्स लगाया गया है, मतलब कितना लगाया गया है 0.6 इंटू 64, और रोकने वाला कितना है 0.4 इंटू 64। तो कौन ज्यादा है, आगे वाला ज्यादा है पीछे वाला कम है, तो बस हमें क्या कर देना है, ज्यादा वाला माइनस कम वाला इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या समझ पा रहे हैं, m की जगह क्या लिखें यार, m की जगह हम लिख सकते हैं 64/g। तो तुम देखोगे यार 64 यहां कॉमन आ रहा है, 64 कैंसिल हो गया, ए का आंसर कितना आ गया 0.2g। दिख रहा है कि नहीं, देख ले आराम से, कितनों ने कर लिया था ये बात हो गया सर। मेरे से पहले, आपने सर स्टार्ट कर दिया दूसरी चीज को प्रूव करने। ठीक है अभी क्लियर है भाई। म्यूएस निकाल लिया। म्यू के और म्यूएस दिया है, ये म्यूएस दिया है, ये म्यू के दिया है, तो म्यूएस की मदद से एफएस मैक्स निकाल दिया, म्यू के की मदद से एफ के निकाल दिया। क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा है पहले इतना लगाया है जिससे चल पड़े, तो कितना लगाया होगा एफएस मैक्स, फिर वही फोर्स लगा के उसको एक्सलेट भी कराया गया है, पूछा एक्सेलेरेशन बताओ। यार ये वही बातें हैं जो अब तक मैंने बोली हैं, उसी को लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया गया है। मैं इसका एक सीधा क्वेश्चन बनाता हूं, तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा, अगर ये नोट कर लिया है तो मैं थोड़ा अच्छा महसूस कराता हूं। नोट कर लिया भाई लोग, एफएस मैक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं लग रहा है। क्वेश्चन में लिखा है लैंग्वेज नीचे कुछ छुपी है, पहली लाइन कोई पढ़े जरा, क्या लिखा है, इज पुश्ड विद जस्ट एनफ फोर्स। इसका मतलब किसी ने इसको धक्का लगाया है, उसने फोर्स लगाया है। फोर्स किसने लगाया, एजेंट ने, यानी ये फोर्स किसने लगाया, एजेंट ने, किसके बराबर लगाया है, एफएस मैक्स के, इसलिए मैंने वो लिख दिया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी मैंने आगे लगाया है, मैंने उसमें लिखा है ना एजेंट ने इतना फोर्स लगाया है जितना फ्रिक्शन की लिमिट है, तो इसलिए मैंने वो लगाया है। फ्रिक्शन थोड़ी आगे लग सकता है मोशन के फेवर में। अभी बात समझ में आ गई है। मैं इसका एक इजी क्वेश्चन बना रहा हूं, शायद तुम्हें आसान लैंग्वेज सीधा देखने की पहले आदत है। 10 किलोग्राम की एक बॉडी है, म्यूएस दिया है 0.22, म्यू के दिया है 0.2। पहला क्वेश्चन है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड
टू स्टार्ट मोशन, ये F बताना है, मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन। दूसरा क्वेश्चन है, वंस मोशन स्टार्ट फाइंड एक्सेलेरेशन if same force continue to act। ये दो क्वेश्चन है और अब थोड़ा इजी करके मैंने क्वेश्चन पूछा है। एक्सेलेरेशन if same force continue to act। उसी क्वेश्चन को मैंने इजी लैंग्वेज में पूछा है। m इंटू ए, ठीक ठीक, जल्दी करें। अब ये पिछले वाले का रिपीटेड है, मैं सबसे चाहता हूं हर कोई करके दिखाए। कम से कम कितना फोर्स लगाएं जिससे बॉडी चल पड़े। F इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन मास होता है या mg होता है? हाँ, ठीक, सब मन में चल रहा है, लॉ सब मन में चल रहा है। ठीक, ठीक, हाँ ठीक। नॉर्मल एक्शन कितना होगा 10 किलोग्राम की बॉडी? दस किलोग्राम की बॉडी पे जो नॉर्मल एक्शन ऊपर मिलेगा वो कितना होगा? 10 किलोग्राम की बॉडी में 10 जी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो नॉर्मल एक्शन कितना होगा? 10 जी मतलब कितना? 100 न्यूटन। नॉर्मल एक्शन निकालना पिछले टॉपिक का मुद्दा था जो हम पढ़ रहे थे अब तक। अब ये मान के चला जाएगा, ये सबको आता है। तो बता, म्यू एस दिया है मतलब हम एफ एस मैक्स तय कर सकते हैं। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 0.22 एन 100, तो कितना आ गया? 22 न्यूटन। म्यू के दिया है तो हम एफ के तय कर सकते हैं 0.2 इंटू एन, दैट इज 20 न्यूटन। अब जरा लैंग्वेज पढ़ के समझें। क्वेश्चन में कहा गया कम से कम कितना फोर्स लगाएं जिससे बॉडी चल पड़े, तो कितना लगाया होगा? कितना लगाया होगा यार? अगर हम इसको जस्ट चलाना चाहते हैं तो जितना फ्रिक्शन की दम है उतना हमें लगाना पड़ेगा। बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम दम कितनी होती है? 22। तो एजेंट को भी कम से कम कितना लगाना पड़ेगा? यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है 22 न्यूटन। जितना फ्रिक्शन का दम है उतना एजेंट को लगाना, तभी तो वो चलना स्टार्ट करेगी। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर बॉडी चलने लगी है उसी फोर्स पे, तो बताओ आगे वाला कितना लगा है? 22, क्योंकि उसी फोर्स को कंटिन्यू किया है। लेकिन क्या पीछे वाला तुरंत कम हो जाता है? अब कितना लग रहा होगा? एफ के लग रहा होगा, दैट इज व्हाट? 20। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, 22 - 20 इक्वल टू क्या? एम ए
तो a इक्वल टू कितना आ गया 2/10 यानी कितना 0.2। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया है? कोई दिक्कत है भाई? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? लैंग्वेज का क्या मीनिंग है? कोई दिक्कत है? यही पिछला वाला क्वेश्चन था। पिछले वाले में कहा था कि 75 लगाने पे बॉडी चल पड़ती है, यानी 75 स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिट है, और 60 न्यूटन ऐसा कौन सा था? अच्छा अच्छा अच्छा, वो 64 न्यूटन की बॉडी थी, यानी उसमें म्यू एस म्यू के दिया था, तो हमने उससे एफ एस मैक्स निकाला तो पता चला एफ एस मैक्स 0.6 इंटू 64 है, और एफ के कितना निकाला? एफ के 0.4 इंटू 64 था, तो इतना फोर्स लगाया जिससे चल पड़े, यानी 0.6 इंटू 64 लगाया गया है, तो उसमें से रोकने वाला 0.4 into 64 minus इतना किया गया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है सबको? ठीक। एक धागा, एक ब्लॉक, एक म्यू। यार अभी तक हम म्यू के और म्यू एस में अंतर कर रहे थे। 95% क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के में कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन ही उसी पे टिका हो तो हमें अंतर करना पड़ेगा। यानी अब मैं केवल म्यू लिखा करूंगा, जहां जरूरत हो यही म्यू से काम चलाना है। काइनेटिक के लिए जरूरत हो तो भी यही, स्टैटिक के लिए जरूरत हो तो भी यही, है ना। वैसे तो यार म्यू एस और म्यू के अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग दोनों को एक म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लिया वो 0.2 है, 10 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है। मैं यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी चलेगी कि नहीं? चलेगी कि नहीं? तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो नहीं चलेगी क्योंकि धागा बंधा है। धागा हटा देता हूं, अब पूछ रहा हूं चलेगी कि नहीं? हाँ, तो पहले तुम्हें तय करना पड़ेगा फ्रिक्शन कितना दमदार है। जब भी ये तय करना हो बॉडी चलेगी कि नहीं, तो हमें क्या तय करना है? फ्रिक्शन कितना दमदार है, एफ एस मैक्स निकालना चाहिए। म्यू एस इंटू एन, वो आएगा 0.2 इंटू नॉर्मल एक्शन कितना 10 जी 100, तो 0.2 इंटू 100 20 न्यूटन। यानी यार फ्रिक्शन 20 न्यूटन तक की ताकत लगा सकता है। अभी आगे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो बॉडी चलेगी या नहीं? नहीं चलेगी। चलेगी कि नहीं? 15 लगा दें, 20 लगा दें? यार 20 ट्रांजिशन फेज है, जस्ट चलेगी भी बोल सकते हैं या जस्ट रुकी रहेगी भी बोल सकते हैं, है ना। 20 पे जस्ट चल देगी या जस्ट रुकी रहेगी, है ना। चलो मैं कह रहा हूं यार इसमें एक धागा बंधा है, अब बॉडी चलेगी कि नहीं? अरे अब कौन सा यार, धागा बंधने से तो और चलने की जो गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन धागा बंधा है, तो मेरा क्वेश्चन है यार इसका टेंशन कितना होगा और यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा। दो क्वेश्चन है यार, टी कितना, एफ कितना। यस सर, अभी तो T0 रहेगी क्योंकि एफएस मैक्स अभी तो नहीं है ना। तो देखो यार ऐसा है, धागे में टेंशन तब आता है, धागा यार बंधन का फर्ज निभाता है जब एक जल्दी चलना चाहती हो और एक, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन जल्दी में है कौन रुके रहना चाहती है? धागा तोड़ के देखो, बंधन हटा के देखो। मैंने दोनों को बंधन हटा दिया और अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये 10 किलोग्राम की बॉडी चलना चाहती है या नहीं? नहीं चलना चाहती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लिमिट 20 न्यूटन है, खींचने वाला मात्र 10 न्यूटन है, तो अभी उसको फ्रिक्शन ही संभाल लेगा, फ्रिक्शन उसको जाने नहीं देगा। तो धागे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धागे का टेंशन क्या आएगा? 0 आएगा। ये धागा और फ्रिक्शन दोनों भाई बहन है, और जब तक भाई की दम में दम है तब तक स्ट्रिंग बहन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर बताओ खींचने वाला 15 न्यूटन लगा दे तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? फ्रिक्शन बहन टेंशन मत लो, मैं 20 तक रोक सकता हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। टेंशन कितना रहेगा? 0। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 15। जितनी जरूरत उतना ही लगेगा। आगे मैंने 20 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से लगा होगा, आवाज बदली बदली होगी। कहेगा स्ट्रिंग बहन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम तैयार हो जाओ। लेकिन तुम तैयार हो जाओ। अब तुम्हारा नंबर है कि नहीं यार? कब तक? 20 न्यूटन तक फ्रिक्शन भाई टेंशन ले सकता, आई मीन फ्रिक्शन भाई हाँ फोर्स लगा सकता है। यस, राखी भाई बहन है दोनों। तो अभी मैंने सोचो कि अगर इसमें 22 न्यूटन लगा दिया तब क्या होगा? यार 1 मिनट, चल पड़ेगी। नहीं सर, रुके रहेगी, लेकिन बहन को भी यार अब धागा भी तो है, ऐसे कैसे धागा टूटे बिना गाड़ी नहीं चल सकती है? यानी अब बताओ, मैं पूछूं फ्रिक्शन कितना लगेगा और टेंशन कितना होगा? यार एक्सेलेरेशन 0 होगा, ये तो तुम आंख बंद करके बता सकते हो। भाई बंधा हुआ है तो दीवार तोड़ के थोड़ी निकल जाएगा यार। तो इसका एक्सेलेरेशन 0 है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगना है ना। 22 आगे है तो ये दोनों मिलके 22 लगा दें तो रुकी रहेगी। फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 20। तो पूरी दम से लगेगा और आवाज बदली होगी। बदली क्या होगी यार? बिगड़ी होगी। और धागे का टेंशन 2 न्यूटन। यानी इन दोनों भाई बहन ने मिलके एक्सटर्नल एजेंट का मुकाबला किया है और दोनों की वैल्यू अब हम तय कर सकते हैं। ये 22 है, ये 20, ये 2। क्या बात समझ रहे हो? अगर मैं कहता हूं यार धागे की टेंशन लिमिट 30 न्यूटन है, काफी सशक्त धागा है, 30 न्यूटन तक झेल सकता है, भाई से भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए किसी को यह ना लगे कि मैं बायस्ड हो रहा हूं। तो अगर स्ट्रिंग बहन 30 न्यूटन तक झेल सकती है तो बताओ एजेंट ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकता है? 50 न्यूटन। उसके बाद टूट जाएगी, स्ट्रिंग बहन टूट जाएगी। ठीक है। क्या ये बात नहीं समझ में आ रही? अगर कोई कह दे इफ टी मैक्स इज 30 न्यूटन तो बताओ एजेंट का एफ मैक्स कितना होगा? एफ मैक्स कितना होगा? तो सीधी सी बात है यार कि जिस समय एजेंट फ्रिक्शन धागा अपने टेंशन मैक्स से लगेगा यानी 30 से, और फ्रिक्शन अपने एफ एस मैक्स से लगेगा यानी 20 से, तो एजेंट एफ मैक्स कितना लगा सकता है? 50 तक लगा सकता है और इसके बाद धागा टूट जाएगा। क्या इतनी बात पे किसी को कोई आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है? है आपत्ति? तो चलो यार, धागा टूट गया। अब ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक और यहां मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है। स्ट्रिंग बहन शहीद हो चुकी है, अब वो नहीं लग सकती। दुखी होने की जरूरत नहीं है, धागा ही तो है। म्यू दिया है कितना? 0.2। ठीक है, तो अब क्या पूछा जाएगा? इसका एक्सेलेरेशन पूछा जाएगा। कितना आएगा? नहीं निकाल पाओगे? अरे भाई आगे एजेंट का फोर्स 50 न्यूटन और पीछे क्या लगेगा? एफ के लगेगा। क्या लगेगा? एफ के। उसको स्टैटिक नहीं बोल सकते, अब क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक। कितना होता है? म्यू के इंटू एन। म्यू के भी 0.2 दिया है तो ये 20 न्यूटन। तो यार आगे ज्यादा पीछे कम, और अब धागा तो है नहीं रोकने के लिए, तो इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलेरेशन आगे दिखाएंगे। 50 माइनस 20 इक्वल टू क्या? 10a। तो a इक्वल टू कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है? तो क्या यार इसका एक बड़ा भाई क्वेश्चन जनता करके दिखाएगी?
वही वाला है। हो गया। गलत है। मुझे पता था कि ये आंसर मुझे मिलने वाला है। ये सब प्लान्ड है, ये ट्रैप है। कैसे हो सकता है सर? आपने वहां 50 लगाया है, यहां तो 5G यानी 50 ही है, तो आंसर कैसे बदल सकता है? तो वो वक्त बताएगा। स्टेप पूरे फॉलो करो तब पता चलेगा। पूरे स्टेप फॉलो करो जो हमने सीखे हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग्स कई बार इल्यूजन में चली जाती हैं। कैसे सर, कैसे 50 वहां भी 50 यहां भी, तो आंसर कैसे बदल सकता है? स्टेप फॉलो करो, FBD बनाओ, जरा एक बार स्टेप फॉलो करो, जवाब स्टेप में मिलेगा। तो मेरा देखिए 2 आएगा सर। हाँ ठीक है। सर 2 वहाँ रहेगा। t-20 इक्वल टू 10 into 8 हाँ, और 50 minus t equals 5 है। पिछली बार क्या आया था? 3 आया था। 3 आया था। सही है, 2 सही है, सॉरी 2 सही है। सर 2 सही है। हाँ 2 सही है। मुझे लगा पिछली बार भी 2 आया था, सॉरी। सर कैसे किया आपने सर जी? सर ऐसे कर रहा है, इधर तो कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगा पिछले बार वाला आंसर निकाल दिया है। चलो ठीक है, देखे जरा, सर मैंने तो अरे हाँ सही है, भी कर सकते हैं। सब मन में किए थे। ठीक है, सर सही है। 2 आ रहा है, सब समझ नहीं आएगा किया। ऐसी कोई चीज जो किसी को समझा नहीं सकते हैं, वो लंबे समय तक दिमाग में रह नहीं सकती है। इसलिए कुछ समझाओ, कुछ समझाओ। अरे सर मैथड देखिए ना, आप 20 न्यूटन तक झेल पाएगा तो 20 गलत है ये तो मैथड ही गलत है। ये मेरा 1.5 कुछ भी करके तू ले आओगे, मतलब क्योंकि 20 तक झेल सकता है तो 20 बराबर ma। सर ये देखिए गॉड, कहाँ हुआ है। बिल्कुल सही किया यार। 1.5 आएगा सर उसका। मगर बे यार, ये mg माइनस टी बराबर ma जब लिख रहे थे तो m कितना था? 5 था यार। अगर सही सही स्टेप फॉलो करोगे तो आंसर आएगा। स्टेप फॉलो करो यार, स्टेप देखो मत, स्टेप फॉलो करो। जो सीखा है पिछली 2 क्लासेस में उसको कॉपी करने लग जाओ बस। नई बात क्या है कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, इसके अलावा कुछ नया है क्या? बाकी सब वही पुरानी बात है। एक FBD इसकी बनाओ, इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलेरेशन नीचे, एक FBD इसकी बनाओ, एक्सेलेरेशन आगे, दैट्स इट। 2 इक्वेशन T और A। टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और कोई? 5 इसकी FBD कहां बनाई है? 5G माइनस टी। एक बार बताओ, एक्सेलेरेशन ऊपर आएगा या नीचे? ये भी नीचे, तो कौन ज्यादा होगा? तो तुमने उल्टा कर दिया ना। सही लॉ नहीं लगाओगे तो कैसे आएगा यार? अच्छा बताओ, अगर ये बॉडी आगे एक्सलेट करेगी तो ये कहां एक्सलेट करेगी? नीचे, इतना तो पक्का है। और कोई दिखाना चाहता है? ठीक, दूसरा कहां है इक्वेशन? पहला इक्वेशन नहीं बना, हाँ दूसरा इक्वेशन नहीं बना, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कहां है फ्री बॉडी डायग्राम? क्या बताओ, ये 5G हवा में लटका है तो नॉर्मल थोड़ी लग सकता है, टी लग सकता है
इक्वेशन कहाँ है, बनाओ। अब आ गया अब तो 20 की वजह से अब सही है, अब फॉर्मूले से आया अब मेथड से आया है। भावनाएं बहुत बढ़िया होती तो मेथड क्यों बनाए जाते। हाँ आगे बढ़ा कुछ कहानी। 5g माइनस टी इक्वल टू 5a, 5g माइनस टी इक्वल टू 5a। क्या बताओ इस टी के खिलाफ कुछ नहीं है, फ्रिक्शन था कि नहीं था, वो भी तो लगाना है। इस 5 किलोग्राम में 5g का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ है क्या, कौन ज्यादा है, तो इक्वेशन बनेगी 5g माइनस टी इक्वल टू 5a। क्या ये पहली बार कर रहे हैं क्या, आया तुम लोग का, आया किसी का, तो खुशी मना रहे हो साथ मिलके। इसकी अब बीडी में बताओ जरा, टी आगे है, पीछे कितना, पीछे एफ के लगेगा कि नहीं, अरे काइनेटिक फ्रिक्शन। और एफ के क्या होता है उसको अलग से देख लो, वो होता है म्यू इंटू एन, और एन कितना होगा 10g, कितना आ गया भाई 20। तो यार एफ के हमें पता है 20 है, तो इक्वेशन बनेगी t माइनस एफ के दैट इज 20 इक्वल टू 10a। बस यार ये दो इक्वेशन जिसने लिख दी है उसका आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है यार, t से t गया 30 इक्वल टू, यार 5g 50 इक्वल टू 15a, तो a इक्वल टू कितना आ गया। क्या ये असंभव था, अरे सेकेंड लॉ तो हम लोग खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब चाहे फ्रिक्शन आ जाए चाहे जो कुछ आ जाए। क्लियर है भाई लोग, कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है मिनिमम मास m रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, जिससे ये मोशन शुरू हो जाए, कितना मास कम से कम हो जिससे ये मोशन स्टार्ट हो जाए। ठीक ठीक, अच्छा चलो मैं एक ट्रिक बताता हूं पिछला क्वेश्चन की। हम लोगों ने पिछली पहले भी ये बातें करी हैं, क्या मोशन को ड्राइव करने वाला फोर्स कौन सा है 5g, यही ट्रिक इसके मन में चल रही है। ड्राइव करने वाला क्या है 5g, टी एक को अपोज कर रहा है तो एक को फेवर कर रहा है, ये ड्राइविंग में कोई मदद नहीं कर रहा है, ड्राइविंग में कोई मदद नहीं कर रहा है। तो ये 5g ड्राइविंग फोर्स है, टी इंटरनल फोर्स है, और फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है। तो यार 50 ड्राइविंग है 20 अपोजिंग है, तो 30 बराबर ma, तो ये बराबर कितना 2। ये भी हो सकता है यार, मन में ऐसे भाव पहले लाओ, तो पहले बेसिक भाव लाओ फिर ये अप्लाइड भाव लाओ तो सब हो जाएगा। यही उसने सोचा था उस समय, 50 ड्राइविंग 20 अपोजिंग 30 बराबर 15 तो अब तुम भी वैसे ही कर सकते हो, उतनी स्पीड में कर सकते हो। उसी चक्कर में मुझे डाउट हो गया कि इतनी स्पीड में कैसे कर लिया। ठीक है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन तुम जैसे करना चाहो वैसे करो, मुझे आंसर बुला के दिखाओ। मिनिमम मास रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, जिससे मोशन बस जस्ट टू स्टार्ट द मोशन, जस्ट टू स्टार्ट, बस मोशन शुरू करना है, कितना मास लटकाएं। .001 क्यों नहीं
है ना। तो जब मैं मिनिमम लगा दिया ना तो सबसे छोटा आंसर कितना बोल सकते हैं, 2.00001, तो उसको राउंड ऑफ करके हम 2 ही बोलेंगे। उसमें यह नहीं होता है कि उससे ज्यादा बोलना है तो वो 1 दिखाना जरूरी है। देखो वो जो इक्वालिटी वाला आंसर होता है वो स्टार्ट करने का भी आंसर होता है और रुके रहने का मैक्सिमम आंसर होता है, तो हम आंसर वही देते हैं। 2.001 को भी राउंड ऑफ करके 2 दिया जाएगा और 1.999 को भी राउंड ऑफ करके, यानी अगर कोई, मैं इसमें लैंग्वेज क्या लिख दूं, मैक्सिमम जस्ट टू स्टॉप मोशन, जस्ट नॉट टू स्टार्ट द मोशन, जस्ट नॉट टू स्टार्ट मोशन। हम ऐसा क्वेश्चन पूछते कि ज्यादा ज्यादा कितना एम रखें कि जिससे मोशन स्टार्ट ना हो, तो सेम ही क्वेश्चन है दोनों। एक आंसर आता है जिसपे मोशन स्टार्ट होने ही वाला होता है, वही स्टार्ट कराने का भी आंसर होता है। इन दोनों लैंग्वेज का आंसर सेम ही होगा, पहले तो ये क्लियर कर लें। और वो आंसर कौन दिखाना चाहता है? यार देखो ऐसा है कि हम मोशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम कितने एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं? 0 एक्सेलेरेशन से। यार क्या कोई मोशन होने के लिए एक्सेलेरेशन होना जरूरी है क्या? मोशन तो बिना एक्सेलेरेशन के भी हो सकता है। यानी हम कह रहे हैं कि यार ये एम इतना है कि जस्ट इसका 0 एक्सेलेरेशन आ गया है। क्या 0 एक्सेलेरेशन से मोशन नहीं हो सकता? अरे यार मोशन 0 एक्सेलेरेशन से भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगना है? यार अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो फर्स्ट लॉ, इसका मतलब mg और t क्या हो गए? बराबर। यानी mg किसके बराबर हो गया? t के। और t किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर। t किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। तो हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते यार mg किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर। g की वैल्यू 10 होती है, तो m किसके बराबर हो गया? 2 kg। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। 0 एक्सेलेरेशन से चलाने के लिए यह आंसर है। और रुके रहने का भी यही आंसर है, क्योंकि रुके रहने में भी एक्सेलेरेशन क्या होता है? 0, और फ्रिक्शन उस समय किससे लगता है? एफएस मैक्स से लगता है, तो भी यही आंसर है। और जस्ट चलाने का मतलब होता है 0 एक्सेलेरेशन चलाना। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर हम 2 kg लटका रहे हैं तो बस वो फ्रिक्शन को चैलेंज कर पाएगा, जस्ट चला पाएगा या रुका रहेगा, दोनों का आंसर सेम ही है। अगर हम 2.5 कर दें या 2.3 कर दें, 3 kg कर दें, तब ना सिर्फ ये मोशन करेगी बल्कि एक्सेलेरेट भी करेगी। तब क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सेलेरेशन, जैसे पिछला क्वेश्चन था 5 kg पे, इसके अंदर एक्सेलेरेशन पूछा गया था और यहां पूछा गया कम से कम कितना हो जिससे ये चलना स्टार्ट कर दे। क्या क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया है? 2 किलोग्राम वो मास है जिसपे ये जस्ट चलना स्टार्ट कर देगा। एक ब्लॉक को मैं इस दीवार के अगेंस्ट रोकना चाहता हूं तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं प्रेस ना करूं तो क्या होगा? ये एक्सलेट करके नीचे गिर जाएगा। ऐसी कोई दीवार के अगेंस्ट, इस दीवार के अगेंस्ट मैंने एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है और ये परफेक्ट स्मूथ वॉल है, परफेक्ट स्मूथ बॉल है, यानी इसका म्यू क्या है? 0 है। मैंने इसको प्रेस करने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स दिया है। कितना दिया है? 100 न्यूटन का। ब्लॉक रुकेगा या नहीं?
क्या लगता है, पहला क्वेश्चन है क्या लगता है। ओके, इस दीवार के खिलाफ मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगा के दीवार के अगेंस्ट प्रेस किया है, मेरा क्वेश्चन है ये रुकेगा या नहीं। नहीं वाले हाथ उठाएं, नहीं रुकेगा, नीचे गिर जाएगा। रुक जाएगा वाले हाथ उठाएं। सोचने का मौका चाहिए। क्या लगता तुमको? गिर जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन से बराबर कर देंगे और एमजी नीचे लगेगा। ये दीवार है यार, एकदम स्मूथ दीवार है, परफेक्ट स्मूथ। तो ऐसा है यार कि हमारी भावनाएं जाए भाड़ में, हम लोग एफबीडी से काम करते हैं। ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, बताओ इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं। 100 प्रेस करने के लिए एजेंट ने लगाया है, 50 न्यूटन 5G यानी 50 न्यूटन नीचे। क्या पता यार, अगर 100 किसी ने लगाया है दीवार के खिलाफ तो वो दीवार फाड़ के या तो अंदर घुस जाएगा या तो दीवार उसको रोक देगी। तो दीवार उसको क्या देगी? नॉर्मल एक्शन इधर देगी, क्योंकि इस लाइन में कोई एक्सेलेरेशन आ ही नहीं सकता है। यानी नॉर्मल कितना आएगा? 100। नॉर्मल कितना आएगा? 100। क्या mg के खिलाफ, इस फोर्स के खिलाफ ऊपर कोई फोर्स है या नहीं है? है या नहीं है? हमें उम्मीद थी फ्रिक्शन से और मैंने फ्रिक्शन ही छीन लिया। क्या मैंने यहां स्मूथ दीवार बोली है? इसका मतलब स्मूथ दीवार, इसको ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं दे सकती। यानी यहां पे पहले F लिखो और क्या लिख दो? 0। अब जब ऊपर 0 फोर्स है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, और रोकने वाला कोई नहीं है तो ये नीचे की तरफ एक्सलेट करके गिरेगा। बल्कि कोई पूछे कितना एक्सेलेरेशन से गिरेगा? अरे देखो यार, इक्वेशन बनाओगे 5G - 0 = 5A, तो A = कितना? G, यानी ये G से नीचे गिर जाएगा। यानी स्मूथ दीवार के खिलाफ किसी ब्लॉक को रोका, हालांकि दुनिया में कोई बॉल स्मूथ होती नहीं है, बट प्रैक्टिकल आइडियली अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमें यही आंसर देना पड़ेगा, ये रुक गया क्योंकि स्मूथ नहीं है, और कोई स्मूथ नहीं होती। तो अब मैं कह रहा हूं ठीक है यार, चलो रोकना ही मकसद है। ये मैंने म्यू दे दिया है 0.2। तो क्वेश्चन पूछा है यार कितना फोर्स लगाएं जिससे, कितना कम से कम फोर्स लगाएं जिससे ये रुक जाए। फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड just not to move the block, not to move the block, जिससे ये नीचे ना गिरे। कम से कम कितना फोर्स चाहिए प्रेस करने की? अच्छा, कोई प्रेस करने की कोशिश ना करे तो रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। तो फिर से हम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है पहले मैं फोर्स दे ही दूं तो क्या ठीक रहेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं फिर से 100 न्यूटन का फोर्स दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं अगली बार पूछूंगा। फिर से 100 न्यूटन का फोर्स दिया है। मेरा क्वेश्चन है ये बॉडी रुकेगी या नहीं? रुकेगी कि नहीं? मेरा क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन ऑन द बॉडी एंड एक्सेलरेशन। दो चीजें बताना है कि इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। इसमें भी यही क्वेश्चन है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन यहां भी पूछा है, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन यहां भी पूछा है। क्या एनालाइज कर पाएंगे? दोनों क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन पूछे गए, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और कोई दिखाना चाहता है?
ठीक, और कोई? ओके, म्यू 0.2 ही है, दोनों केस में 0.2 है, म्यू वही है। कुछ लिखा कि नहीं, क्या फायदा, वही चलने दो। जहां बच्चे देख रहे हैं वही कैमरा देखेगा, अभी बच्चे यहाँ क्यों देखेंगे? हाँ भाई, हो गया? यस सर, हो गया। ठीक ठीक। मेरा अलग में मतलब एक्सेस 100 है, एक्सेलरेशन 10 है। एक्सेलेरेशन भी आ गया तुम्हारा, मतलब बॉडी चलेगी, तुम कहना चाह रहे हो? 0 वाले। दूसरे का एक्सेलेरेशन 0 है, पहले का ये है। दूसरे में फ्रिक्शन कितना लगेगा? बस यही गड़बड़ है, बाकी सब सही। यस, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है कि हम लोग बॉडी को एनालाइज करें। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला करो, ये सही है, एक्सेलेरेशन आ गया। फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसमें? 20, और एक्सेलेरेशन कितना आ गया है? 6। अगला करो, तुम्हारा आ गया? यार हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ये बॉडी में 5G का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और 100 न्यूटन का एजेंट का प्रेस है, और दीवार ने क्या दिया है? नॉर्मल दिया है। नहीं तो नॉर्मल कितना हो गया? क्या इस लाइन में कोई एक्सेलेरेशन आ सकता है क्या? तो यार इस लाइन में एक्सेलेरेशन नहीं आ सकता, मतलब n का आंसर कितना हो गया? 100 न्यूटन। n आ गया पहले तो। अब मुझे बताओ 5G नीचे है, 5G नीचे है, क्या उसके खिलाफ कोई है? बिल्कुल फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। यार ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम दम होती है, जरा चेक करते हैं मैक्सिमम दम है कितनी। एन कितना है भाई? माय गॉड, ये बात क्लियर कर दें, नॉर्मल एक्शन mg होता है, इज इट ऑलवेज ट्रू? नॉर्मल एक्शन 100 इसलिए होगा, जितना वो लगाएगा 5 किलो से पहले। यार ये बताओ, यहां नॉर्मल एक्शन 100 आया था, 5 किलोग्राम की बॉडी है, तो क्या ये टेबल पे रखी है क्या? जब 5 किलोग्राम की बॉडी टेबल पे रखी होती है तब नॉर्मल कितना होता है? 5G। जब टेबल पे रखी होगी तो 5G के खिलाफ नॉर्मल लगेगा, तब mg होता है। तो mg को रूल ना बनाएं, ये तो बड़ी गलतफहमी यार। नॉर्मल मतलब mg। क्या यहां पे ये अपने वेट के सहारे रखा है क्या? नहीं, इसको एजेंट ने दबा रखा है, तो नॉर्मल कितना आया है? नॉर्मल कितना आया? 100। ये बात समझने की जरूरत है, नॉर्मल कितना है? 100। तो फ्रिक्शन भी कितना आएगा? 20 न्यूटन। म्यू इंटू mg नहीं, म्यू इंटू n। मैंने फ्रिक्शन के जब पहली बार इंट्रोड्यूस कराया तो म्यू इंटू n लिखा था या म्यू इंटू mg लिखा था, लेकिन उसके बाद जितने क्वेश्चन आए सब में n क्या था, तो हमने एक पैटर्न बना लिया, n मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, n मतलब n, mg मतलब mg। तो n कितना? 100। तो फ्रिक्शन की लिमिट कितनी आ गई? ये फ्रिक्शन की लिमिट है या फ्रिक्शन है? लिमिट है। अब हम चेक करते हैं कि ये फ्रिक्शन पूरी दम से लगेगा या बता। 5G नीचे है और फ्रिक्शन की दम है 20 न्यूटन, तो यार ऊपर क्या लगेगा? Fk लगेगा, Fk। और Fk Fs max एक जैसा ले लेते हैं जब अंतर ना किया जाए। नहीं तो यार बताओ 50 नीचे और Fk कितना है? 20, कौन ज्यादा? तो यार नीचे एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं? कितना आएगा? 50 माइनस 20 इक्वल टू, तो ए इक्वल टू कितना? ये हो गया यार। अगला क्वेश्चन जनता करके दिखाए।
500 न्यूटन लगाया इस बार मैंने, जाने नहीं दूंगा। एक्सेलरेशन 0 बताओ मोशन आएगा या नहीं? नहीं आएगा। ये कितने लोगों ने दिखा दिया मुझे, कितने लोगों ने दिखा दिया है? मैं बोला था आपको। सर ये एक्चुअली इसमें 0 है तो 100 हो जाएगा, लेकिन लेकिन अगर इसमें 100 ऊपर लग रहा है और नीचे 50 लग रहा है तो ऐसे नहीं बस लगता कि ऊपर यही मैं बताना चाह रहा था, है। यही मैं समझाना चाह रहा था। हाँ, इस पे और विचार करें जरा। फ्रिक्शन 100 हो जाएगा। दैट्स गुड। बस यही मैं बताना चाह रहा था कि लोग पैटर्न बड़ी जल्दी बनाते हैं, और वो पैटर्न, फिजिक्स में पैटर्न ही तो बड़ी जल्दी टूटते हैं, बहुत देर तक पैटर्न चल ही नहीं पाता है। हाँ भाई, कुछ बताना चाह रहे हैं? कुछ तो बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलो भाई। ओके, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, वेरी गुड। नई नई क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है, कुछ लोग नेगेटिव एक्सेलेरेशन ला रहे हैं, कुछ लोग फ्रिक्शन ज्यादा ला रहे हैं। 100 बाय 50 का क्या कर रहा है? सेम क्रिएटिविटी इज हियर। पॉजिटिव लाता था 100 बाय 50 का। 5G कितना? 50 माइनस 100, तो 50 माइनस 100 होगा -50। अरे तुम दिखाओ क्या किया है। तो फ्रिक्शन बराबर लगेगी उसकी। चलो मैं थोड़ी मदद करता हूँ जनता की, मैं मदद करता यार। 500 न्यूटन अंदर लगा है, किसी एजेंट ने लगाया है, उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ कौन है? नॉर्मल एक्शन, बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या इस लाइन में कोई एक्सेलेरेशन आ सकता है क्या? तो बताओ n कितना आ गया? n बराबर आ गया 500, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस 5 किलोग्राम में और कौन से फोर्सेस हैं? 5G नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर लग सकता है। चेक कर लिया जाए फ्रिक्शन में कितना दम है, चेक कर लिया जाए फ्रिक्शन में कितना दम है। वो μs इंटू n होता है, तो μs एक ही दिया है 500, ये कितना आ गया? 100 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन का दम कितना है? 100 न्यूटन। नीचे कितना है? 50। तो क्या ये बॉडी एक्सेलेरेट करेगी या नहीं? क्यों? ऊपर 100 नहीं लगेगा, ऊपर 100 नहीं लगेगा यार। फ्रिक्शन आलसी किस्म का फोर्स है, वो लग के किसी को चलाता थोड़ी है। अगर फ्रिक्शन 100 ऊपर लगेगा तो इसका मतलब सब कुछ नीचे है और फ्रिक्शन इसको ऊपर चला देगा। वाह भाई वाह, गजब। ब्लॉक को तुमने ऐसे प्रेस किया, ताकत से प्रेस किया ऊपर। इतनी देर से मैं ये बता रहा हूं कि फ्रिक्शन शॉक से नहीं लग रहा यार, फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से लगता है। तो इसका मतलब यार, अगर नीचे 50 है और ऊपर वाले की लिमिट 100 है, जब मैं लिखता हूं लिमिट 100 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 100 लगेगा, ऐसा थोड़ी 100 लगेगा, जितनी जरूरत तो ये 50 से चैलेंज कर रहा है, तो फ्रिक्शन आएगा 50 उतना लगेगा, और एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। इस बार बॉडी नहीं चलेगी, एक्सेलेरेशन का आंसर क्या आएगा? 0। और फ्रिक्शन का आंसर कितना आएगा? जो लोग कह रहे हैं फ्रिक्शन 100 आएगा, वो भी समझ लें, फ्रिक्शन 100 आएगा तो मतलब तुम कह रहे हो फ्रिक्शन पूरी दम से लगेगा। हम लोगों ने क्या नियम बनाया था आज ही के दिन, कि फ्रिक्शन जो है एक सेल्फ एडजस्टिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी जरूरत उतना लगता है ताकि बॉडी चले ना। तो बताओ यहां 50 है जो खींच रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? इस बार इफेक्ट में लिखोगे एक्सेलेरेशन 0, इफेक्ट में लिखोगे एक्सेलेरेशन 0 और न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाओगे, कहोगे देखो यार हमें नहीं पता ये कितना है, लेकिन ये पता है ये 50 है, और ये पता है कि ये रेस्ट पे है, ये पता है 50 है और ये पता है रेस्ट पे है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन 50 ही होगा। फ्रिक्शन कितना होगा? अगर मैंने अभी तक फ्रिक्शन ना पढ़ाया होता और तुमसे मैं ये क्वेश्चन पिछले टॉपिक में पूछता तो तुम बता देते कि 50 होगा, और बताया है। जैसे मैं कहता था बॉडी रेस्ट पे है, ऊपर बताओ कितना फोर्स लगेगा, तुम कहते 50, क्योंकि फर्स्ट लॉ यही कहता है बॉडी रेस्ट पे है, ऊपर नीचे बराबर होगा। अब समस्या क्या है कि जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन भी आ जाते हैं कि भाई फ्रिक्शन तो 100 है, भाई फ्रिक्शन 100 नहीं है, ये फ्रिक्शन की
मैक्सिमम लिमिट है। मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम दम से तब लगता है जब जरूरत होती है। बात समझ में आ गई है या अभी कुछ और बोलूं? क्या हो गया? टाइम हो गया। तो अभी ऐसा है कि इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस नहीं करना है, उससे पहले की सारे 18 तक करना है सर। 18 तक के सारे क्वेश्चंस करना है, बस 18 तक के सारे क्वेश्चंस करना है।